आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पहला दिन था। किस तरीके से इसमें हंगामा भी देखने को मिला, कई मुद्दों पर रार तकरार भी देखने को मिली, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो आपकी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। संसद में पक्ष विपक्ष में रार, सियासत जोरदार, और ये सियासत लगातार देखने को मिली है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल लाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि जो एक बड़ा विवाद बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं तमिलनाडु में, आज उसकी छाप संसद में भी देखने को मिली है, वो है त्रिभाषा विवाद को लेकर। कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर भी बड़ा गफलत नजर आ रही है। हालांकि हमने डीएमके के तमाम नेताओं से संपर्क किया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन वो नहीं किन्हीं वजहों से आए हैं। उसकी अपनी राजनीतिक वजह भी हो सकती है। राहुल लाल जी, क्योंकि आप उनके सहयोगी हैं, डीएमके के सहयोगी, उस लिहाज से आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर इस विषय पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए आर्यन जी, देश जो है कि यहाँ पे सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग से चलने वाली व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन केंद्र सरकार कुछ चीजों को जिस तरह से राज्यों के ऊपर थोपने में लगी हुई होती है, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। और हमें लग रहा है कि देखिए, अगर त्रिभाषा फार्मूला को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं कि वो कहां पे लागू हो रही है, तो देखिए कांग्रेस का शासन है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे त्रिभाषा फार्मूला वो लागू कर रही है। कर्नाटक में शासन है, लागू किया जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु को लेकर जिस तरह से बयान आज धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिया, और जो बयान दिया आर्येंद्र जी, कि उनको अपने बयान से के शब्द वापस लेने पड़ गए। वो डीएमके और इंडिया अलायंस की आलोचना करते। राहुल जी, समझना ये चाहते हैं कि त्रिभाषा में दिक्कत क्या है। आप जरा उस तथ्य को लॉजिकली समझाइए ना कि त्रिभाषा से क्या प्रॉब्लम है तमिलनाडु में। आर्येंद्र जी देखिए, आपको अगर त्रिभाषा से क्या समस्या है, हमें लग रहा है कि ये बात तो फिर केंद्र सरकार को समझानी पड़ेगी। आपको मैं तथ्य रख दे रहा हूं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो लागू हुआ था, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला था। तमिलनाडु ने उसे उस जमाने में भी स्वीकार नहीं किया था। 1986 में जो है कि उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से एक दूसरी लागू हुई थी। त्रिभाषा फॉर्मूला को तमिलनाडु ने कभी स्वीकार नहीं किया था। अभी फिर से 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, त्रिभाषा फॉर्मूला है। अब देखिए, उसको लेके अगर उस राज्य को स्वीकार करवाना था आर्येंद्र जी, तो आप उस राज्य को समझाते हैं। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं, आप शिक्षा, अगर आप त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करते हैं, आपके फंड रोक दिए जाएंगे। 2000 करोड़ रुपया के फंड है, वो से जारी नहीं किए जा रहे हैं। सर, बात ये है सर, त्रिभाषा का जो विषय है कायदे में हमारे दर्शकों के लिए समझाने की उसकी जरूरत भी, हमारा टेक्स्ट चल भी रहा है ग्राफिक्स, तीसरी भाषा ऑप्शनल के तौर पे है। विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि साहब हिंदी थोपी जा रही है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, और कर्नाटक की अगर लिहाज से बात की जाए तो वहां पे हिंदी और अंग्रेजी नहीं बल्कि किस भाषा में बात करते हैं आपको ही पता है। वहां पे कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। तमिलनाडु में क्योंकि डीएमके विरोध कर रही है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और हिंदी थोपने का विषय नहीं हो रहा है, एक ऑप्शनल के तौर पर अगर बच्चों को पढ़ना है और टीचरों को पढ़ाना है, वो स्वीकार्यता एक तरीके से दी गई है, राज्य को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद क्यों राजनीति हो रही है? सवाल ये है। आप राहुल जी, मैं आप ही के सवाल का ही उत्तर दे रहा हूं जी, कि देखिए कितना अच्छे से आपने तथ्यों को रखा और समझाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के मंत्रियों को अहंकारी राजा का स्वरूप ना लेके, उन्हें अपने एक राज्य तमिलनाडु जहां पे कि इसको लेके असहमति बन गई है, उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अपने बहुमत के दम पे जो भी अपने घमंड में, वो समझाने में नहीं बल्कि वो ब्लैकमेलिंग का प्रयास कर रही है। सर आपका, राहुल जी, आपका ये तथ्य गलत, क्योंकि डीएमके की वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के बीच में बैठक हुई है, एक पूरे फॉर्मूले पे सहमति बनी थी, लेकिन उस फॉर्मूले पे जिस पे सहमत बनी थी उससे वो विड्रॉ करके, मैं आता हूं आपके पास में, हमारे पास राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि और भी मेहमान हमारे पास में, मैं आता हूं आपके पास जी। धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल वो सदन में गलत रखी, डीएमके बिल्कुल, हाँ, जो शब्द उन्होंने बोला उसको उन्होंने विड्रॉ किया और सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो शब्द असंसदीय था, इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ किया, वो हटा दिया गया। वो विरोध बिल्कुल जायज है, लेकिन तमिलनाडु के बच्चों के भविष्य के साथ में उनको विकल्प कम दिए जाएं, यह गैर वाजिब सी बात है। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता। कौशल जी, विरोध इस बात को लेकर भी हो रहा है कि बीजेपी या कहा जाए केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, और क्या आप बेहतर से समझा नहीं पा रहे अपनी बात को कि आप थोप नहीं रहे, आप तो विकल्प दे रहे हैं उनको? कौशल जी। सिंह साहब, जैसा कि राहुल लाल जी ने खुद ही बताया, तो इसके पहले जब 2 बार एजुकेशन पॉलिसी लाई थी कांग्रेस की सरकार, तो क्या वो भाषा थोप रही थी? नहीं ना। एक राष्ट्रीय पॉलिसी होती है जिसको हर प्रदेश में लागू किया जाता है।
और यो भी ये ऑप्शनल है, आप बच्चे की मर्जी है वो पढ़े ना पढ़े। और एक चीज और बड़ा क्लियर बताना चाहूंगा राहुल जी, शायद आपको नहीं पता होगा, जो त्रिभाषा रोकने की जो बात हो रही है वो केवल सरकारी स्कूलों में रोकने की बात हो रही है। प्राइवेट स्कूल जो किसी भी स्टेट का लगभग 80% है, उन सब जगह त्रिभाषा ऑलरेडी चल रही है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो वंचित लोग होते हैं, जो शोषित लोग होते हैं, जिनके लिए आप बार बार कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए करो, वो लोग ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और वही लोग विदेश नहीं जा सकते, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में घूम करके एक जॉब कर सकते हैं। अगर उनको भी ये ऑप्शन मिले कि वो हिंदी भाषा बोल सकें और जा करके अपनी लिवलीहुड को जी सकें, पैसा कमा सकें, तो उनसे आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका रीजन मैं बताता हूं सिंह साहब जी। 2014 में जब कांग्रेस वहां पे लड़ी थी, अकेले लड़ी थी, उसकी 0 सीट आई थी। जब 2019 में कांग्रेस लड़ी थी, 9 में से 8 सीटें जीती थी, क्योंकि डीएमके उनके साथ खड़ा था। फिर यही परिपाटी फिर हुई कि जब डीएमके के साथ लड़ती है तो कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती हैं। यहां पर कांग्रेस केवल अपनी सीट बचाने के लिए डीएमके के साथ खड़ी है। और एक दूसरी बात बता दूं सिंह साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विश्व में मानव इतिहास का सबसे बड़ा समागम कुंभ हुआ, जिसमें हिंदुओं में जो जाति का विभेद था, नहीं कौशल जी आप महाकुंभ तक आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको तमिलनाडु में नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या केंद्र सरकार, हाँ मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, क्या केंद्र सरकार बेहतरी से अपनी बात समझा नहीं पा रही है, ताकि वो जो आपके तर्क हैं वो और बेहतरी से जाएं, उनके तर्क छोटे पड़ जाएं? इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपने प्रोमो में ही बता दिया कि जिस तरीके से मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद चीजों को फॉलो किया गया, तो उसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो आप बोल चुके हैं। मैं इसलिए वो कुंभ पे जा रहा था, कुंभ पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके नहीं राहुल जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। हाँ कौशल जी खत्म करें जी। हाँ कौशल जी 10 सेकंड जी। कुंभ ने जिस तरीके से ये दिखा दिया कि हिंदुओं में कोई डिवीजन नहीं है, न कोई जाति है, न कोई वर्ग है, सब एक ही घाट पे जिस तरह से नहाए, इस तरीके से कांग्रेस की डिवाइड करो और राज करो की राजनीति फेल हो गई है। इस वजह से अब कांग्रेस ने नया चाल चली है कि वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात कर रही है, वो तमिल की बात कर रही है, हिंदी की बात कर रही है। आप ये बताइए, साउथ और नॉर्थ का ये हमने कई बार देखा कर्नाटक के चुनाव के समय में। मैं आता हूं काशी और तमिल का संगम सबसे ज्यादा, ठीक है, शेखर अय्यर जी हमारे साथ में मौजूद है जी। साउथ का सेंगोल ले जाकर के जिस तरह से जी कौशल जी पार्लियामेंट में रखा गया है, वो साउथ के सम्मान, ठीक है, वो पूरा देश सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। ठीक है शेखर जी, सवाल यह है कि क्या ये दशकों पुरानी चली आ रही हिंदी विरोध की राजनीति का चुनाव से पहले आ रहा एक असर दिखाई पड़ रहा है, या सच में इस प्रकार की कमी है एनईपी में कि साहब उसका कोई फायदा नहीं है जो बात कही जा रही है, या फिर उस बात को सही से समझाने में अभी और वक्त लगेगा? शेखर जी। अरेंद्र जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मुद्दे को जिस तरह यू टर्न करके तमिलनाडु के डीएमके जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे जिस तरह इस इश्यू को उठाया है, इसका एक ही कारण है, वो कारण है 2026 में विधानसभा चुनाव है। और जब लंबा बातचीत चल रहा था, देखिए पिछले वाले एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी की बात थी कांग्रेस कार्यकाल में, इस बार हिंदी की नाम ही नहीं है, ये कई बार बता चुका है, केंद्र सरकार ने भी बताया, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि हिंदी की बात नहीं है, कौन सी भी 3 भाषा सीख लीजिए, हिंदी भाषा से मतलब अपने 3 लैंग्वेज से ज़्यादा अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने मातृभाषा में करिए, ताकि बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए फाउंडेशन ठीक हो। देखिए इसमें ये पूरा राजनीति है जी। और मुझे जो लगता है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आ रहा है इस बार, एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज बहुत गंभीर रूप में डीएम के खिलाफ, उनके एमएलए के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ, क्योंकि हर मंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार का आरोप है। आप जानते हैं ईडी और आईटी और सीबीआई, इतने केसेस वहां पे जांच चल रही है, जिसको लेकर केंद्र मतलब डीएमके के नेतृत्व बहुत परेशान है जी। उनको लगा कि भाई ऐसा एक माहौल बना दो जैसे 1967 में था, जब पहली बार डीएमके सत्ता पे आई थी, इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि 65 में जब हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनी उसको विरोध में किया गया। फिर नेहरू जी ने जाके उनको अश्योरेंस दिया, भाई जब तक तमिलनाडु चाहेगा तब तक ये करेगा।
कि सच बात क्या है। देखिए सच बात, ऐसा कोई भाषा के लेकर कोई विरोध नहीं है। अब ये कह रहे नहीं नहीं, उत्तर भारत में तो केवल 2 ही सीखते हैं, वो केवल हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं, यहां तो हमें 3 पढ़ना पड़ता है। और भी गंभीर बात है, बार बार संस्कृत के खिलाफ बोल रहे हैं, बार बार संस्कृत को इंसल्ट करने की कोशिश हो रही है, बिना कोई समझे, बिना कोई, ऐसा एक माहौल बना रहा है जैसा कोई उत्तर भारत तमिलनाडु को खा जाएगा। बिल्कुल, ये उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स हमने कई बार देखी और ऐसे बयान भी कई बार हमने देखे। राहुल लाल जी, सवाल ये है कि त्रिभाषा के मसले से अगर आगे बढ़े तो आज हमने देखा कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर एक पूरी बात करते हैं कि साहब चर्चा होनी चाहिए, वो लगातार इस विषय को कर रहे हैं। चुनाव में जनता जनार्दन का समर्थन मिलने के बाद में इस प्रकार की बात को लेकर लगातार कहना, और अपने आप में तमाम जो विरोधी है वो तो कह रहे हैं ना साहब, देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 80 से 90 ऐसे चुनाव हो चुके हैं जहां पे लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, हारती जा रही है। तो इस प्रकार हार को ना स्वीकार के, बेहतर ना करके आप एक बार फिर से वही चुनाव आयोग संस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आर्यन जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, खाली मैं संक्षेप में ज्यादा नहीं कहूंगा, 2-4 पंक्तियां ही कहूंगा पिछले संदर्भ में कि देखिए अभी यहाँ पे जो तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और शेखर जी ने कही, सबसे पहले तो यह चीज कि कांग्रेस कोई उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा नहीं कर रही। अगर कांग्रेस को त्रिभाषा फॉर्मूला से परेशानी होती तो कर्नाटक में, सर कर्नाटक चुनाव के समय, राहुल जी चूंकि आप आ गए तो सुनिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेताओं के बयान आए हैं सर उत्तर दक्षिण की डिवाइड को लेकर, ये ऑन रिकॉर्ड है सर चीजें। राहुल जी, मैं तभी त्रिभाषा पे हूं ना, चलिए उसके ऊपर तो बाद में डिबेट कर लूंगा, क्योंकि आप दूसरे मुद्दे पे आ गए तो मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। एक ही चीज मैं कह दूं शेखर अय्यर जी को और कौशल कांत जी को कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो 3 कृषि कानूनों को भी समझा नहीं पाए थे। अब वो त्रिभाषा फॉर्मूला भी अगर तमिलनाडु सरकार को समझा नहीं पा रहे, और अय्यर जी कह रहे हैं कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। मैं कह दूं कि तमिलनाडु में अभी डीएमके की लोकप्रियता बड़ी चरम स्थिति पे है और जनता बड़ी उनके प्रति जो है कि एक सम्मान की स्थिति बनी हुई है वहां पे, तो ये स्थितियां नहीं है। अब जो आपका सवाल है, ताजा सवाल है आपका जी, कि मतदाता सूची को लेके, अच्छा ये बता दीजिए, मतदाता सूची को लेके अगर महाराष्ट्र में भी सवाल खड़े हुए, दिल्ली में भी सवाल खड़े हुए, अभी ममता बनर्जी भी कई प्रकार के तथ्यों को लेके आ रही हैं, तो अगर सदन तो हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विमर्श करना ही संसद का सबसे बड़ा काम है। वैसे स्थिति में मतदाता सूची पे अगर चर्चा हो जाए यहाँ पे, विपक्ष ने गंभीर प्रमाण दिए हैं आर्यन जी कि वो वहां पे नए प्रकार के वोटों को किस तरह से, कौशल जी चर्चा में क्या बुराई है? सरकार चर्चा अगर करा ले तो और बेहतर हो जाएगा, चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी जल्दी से। लगता है कि आज का पूरे दिन का अगर प्रोग्राम देखा होता राहुल लाल जी ने तो ये कहा ही नहीं होता, क्योंकि सदन के स्पीकर महोदय ने ये कहा था कि हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम से चलेगा ना। आप ये चाहते हैं कि जिस इशू पर चर्चा चाहे वो अभी होनी चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको चर्चा तो करनी नहीं है जी। एक रूल बुक बनी हुई है ना। राहुल जी अभी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं। हाँ कौशल जी बोलिए जी। जो हमारा संसद है वो एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल से चलता है ना। कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह तो है नहीं कि अपने ही प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ के फेंक दे और उसके बाद प्रधानमंत्री डर के मारे उसको वापस ले लें। ऐसे तो नहीं चल सकता ना देश तो रूल से चलेगा ना। तो रूल में यह है कि आप हर इशू के लिए चर्चा के लिए तो तैयार है, पर आप चाहते हैं चर्चा अभी हो। दूसरी चीज साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है। एक इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है डीके सुरेश, याद है ना आपको, जो डीके शिव कुमार जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने तो साउथ को एक अलग स्टेट बनाने की मांग कर दी थी, भूल गए आप? याद है आपको? और आपके राहुल गांधी जाकर के वहां पे कहते हैं केरल में कि उत्तर प्रदेश के लोग तो बुद्धू हैं। ये कौन करने की कोशिश कर रहा है? राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। परिसीमन के नाम पे उत्तर बनाम दक्षिण आप करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी बार हुआ? परिसीमन कितनी बार हुआ? जितनी बार के नाम पे आप कर रहे हैं। अरे भाई आपने, अरे सर दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। राहुल जी कौशल जी एक सेकंड, राहुल जी कौशल जी एक सेकंड, आप दोनों की बात नहीं समझ में आएगी, दोनों लगातार बोलेंगे। शेखर जी सवाल ये है कि किस प्रकार से, क्या ये राजनीति के लिहाज से राजनीति होती दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जब लगातार चुनाव दर चुनाव अगर जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो फिर से चुनाव आयोग पे या उनके कार्यशैली पे सवाल खड़ा करना, ये तो फिर वही दिखाता है ना कि साहब आप हार स्वीकार ना करके बहाने तलाश रहे हैं। शेखर जी वोटर लिस्ट के मामले बिल्कुल नहीं, देखिए लगातार जब चुनाव हार रहे हैं, पहले तो ईवीएम पे था, फिर वीवीपैट पे था, अब जाके कह रहे हैं नहीं एक ही नंबर, दोनों, एक हरियाणा में एक बंगाल में। अब इलेक्शन कमीशन ने तो पहले स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि स्टेट्स को दिया गया वो नंबर रैंडम कंप्यूटराइज होता है। देखिए हरियाणा में जिसके पास जो कार्ड है
जो नंबर उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बूथ में जाके बंगाल में देना है। अगर वाकई कोई इसमें कोई गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी करेक्शन की ऑर्डर हो गई। ये तो एक टेक्निकल एरर है। देखिए, ये टेक्निकल नंबर अलॉट हुआ है, इसका मतलब बाकी तो चीजें है ना, बूथ कौन सा है, कौन सा वार्ड है, कौन सा ये, वो तो बड़ा स्पष्ट है ना उसमें, वो तो सेम नहीं है। शेखर जी समय खत्म हो रहा है जल्दी से, शेखर जी समय खत्म हो रहा है जल्दी से, क्योंकि परसीमन को लेकर भी लगातार विवाद है और सरकार स्पष्ट कर चुकी किसी राज्य को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है। शेखर जी बिल्कुल, देखिए ये जो डीलिमिटेशन, देखिए डीलिमिटेशन तो अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? पहले तो क्योंकि आपके जो संशोधन हुआ था हमारे संविधान में जी 2026 के बाद एक सेंसस के बाद जाके डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। वो कमीशन सारे राज्यों को विजिट करेगा, करके सबकी राय सुनेगी, फिर उसकी रिकमेंडेशन आएगी, उस पर केंद्र सरकार फिर हर राज्य के साथ बातचीत करेगी। ये लंबा चक्कर है, अभी क्यों कर रहे हैं? कम से कम जम्मू कश्मीर में लोग परिसीमन की स्थिति देख चुके हैं कि उसमें किस तरह से जम्मू के वहां को बढ़ाया गया और कश्मीर राहुल जी एक सेकंड नहीं, आप हैरान होंगे, जितने कांग्रेस केंद्र लेवल पे इस बातों को नहीं बोल रही है, ये केवल तमिलनाडु तक ही सीमित है और बाकी इंडिया अलायंस के पार्टी, समाजवादी बिल्कुल, तमिलनाडु में कांग्रेस इस बात को कहती है, लेकिन कर्नाटक में उसका एक तरीके से खामोशी अख्तियार करती है, कहा जाए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे कुछ चुप रहती है। जी नहीं, आप ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ले लीजिए। मलयालम जो बोलते हैं उनके लिए खतरा नहीं है हिंदी से, आंध्रा में खतरा नहीं है जो तेलुगु बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत से राज्यों में कांग्रेस समर्थन में छोड़ तमिलनाडु को लगातार विरोध कर रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया इस धन्यवाद के साथ कि आप लोगों ने समय निकाला। बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक